अस्सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल बिजनेस के अंदर हमने अमूमन एक चीज़ देखी है कि बहुत से लोग प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन के अंदर बहुत सी बेसिक गलतियाँ करते हैं। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन में गलतियाँ करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि यू एंड अप अर्निंग मनी इन दैट प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो अमूमन लोग प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन में करते हैं और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। हम जब भी अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और फिर उसको सोर्स करते हैं और अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को कंप्लीट करते हैं तो अगले फेज़ के अंदर हम ये एवेलुएट करते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितने परसेंट है। अमूमन ये बताया जाता है कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी को 25% तक मैनेज करना है ताकि आप अल्टीमेटली उसमें कुछ अर्निंग कर सकें एज अ प्राइवेट लेबल सेलर। लेकिन आज मैं आपको वो बेसिक गलतियां बताऊंगा और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि आम तौर पर प्राइवेट लेबल सेलर्स करते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहली गलती आप ये करते हैं और जो कि बहुत अहम है और बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो क्या कि हमेशा याद रखें आप जब लाइव नहीं है तो आप अपने एक कंपेटिटर को चूज करते हैं और उस कंपेटिटर का एसएन आप एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में ऐड करते हैं और फिर आप अपनी कैलकुलेशंस को उसमें डालकर अपनी टेंटेटिवली जो प्रोजेक्टेड सेलिंग प्राइस है, जो कि ऑब्वियसली उस सेलर से $1 या $2 या पाउंड कम होती है, आप उसको एंटर करते हैं अपनी सेलिंग प्राइस को जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस पे आप बेचना चाह रहे हैं। उसके बाद आप शिप टू अमेज़ॉन यानी आपके सप्लायर का जो भी प्रोडक्शन यूनिट है या वेयर हाउस है, वहां से लेकर अमेज़ॉन की आपकी जो मार्केट है, अगर यूके है या यूएस है, जो भी मार्केट है, उस मार्केट के अमेज़ॉन वेयर हाउस तक जो चार्जेस हैं, दैट इज कॉल्ड शिपिंग चार्जेस। ठीक है, जिसमें हम डीडीपी कॉस्ट भी डाल लेते हैं, जिसमें कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस सब कुछ शामिल होता है। और तीसरी चीज हमारी होती है जो हम ऐड करते हैं कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट कितने का हमें कर रहे हैं, हमें सोर्सिंग प्राइस क्या मिल रही है उस प्रोडक्ट की। अच्छा, अब जो एसियन हमने डाला है, हम ये नोट नहीं करते हैं, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, हम ये नोट ही नहीं करते हैं कि उस एसियन की डायमेंशन और वेट हमारे प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट से कम तो नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो एसियन आप एज अ कंपेटिटर जिसको चूज कर रहे हैं, उसका एसियन का डायमेंशन, प्रोडक्ट पैकेज डायमेंशन और पैकेज वेट आप जरूर नोट डाउन कर लें और देखें कि जो प्रोडक्ट आप सोर्स कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डायमेंशन और पैकेज वेट आपके कंपेटिटर के पैकेज डायमेंशन और पैकेज वेट से कम हो। मैं तो ये लोग कहते हैं बराबर भी हो तो ठीक है, मैं कहता हूं कम होना चाहिए ताकि आपके पास एक कुशन हो। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए, एफबीए फीस इतना अहम कंपोनेंट है आपके कॉस्ट के अंदर और आपकी एक्सपेंसेस के अंदर, जो हर सेल के ऊपर आपको अप्लाई होना है। ठीक है, और एफबीए फीस टोटली डिपेंड कर रही होती है आपके पैकेज की डायमेंशन और वेट के ऊपर। समटाइम हमने देखा है 1 मिलीमीटर डायमेंशन चेंज होने से या 1 ग्राम वेट ऐड होने से आप एक नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में आप जब जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है कि आपकी फीस अल्टीमेटली ज्यादा हो जाती है और काफी ज्यादा। हमने ये भी देखा है कि एफबीए फीस एक एक $1.5 या 80 सेंट या 50 60 सेंट बढ़ जाती है सिर्फ 1 मिलीमीटर डायमेंशन चेंज होने से या 1 ग्राम वेट के ऐड होने से, क्योंकि वो टेयर डिफरेंट हो जाता है उस डायमेंशन का और वेट का एफपीए फीस के लिए। तो प्लीज इस चीज को इंश्योर करें आप तमाम लोग, जब भी आप अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लीज इस बात को इंश्योर कीजिए कि आपके पैकेज का जो डायमेंशन है और जो उसका वेट है वो आपके कंपेटिटर के डायमेंशन और वेट से कम होना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल, आप अगर आपके कंपेटिटर की जो भी डायमेंशन और वेट है वो आपके प्रोडक्ट से अगर ज्यादा है तो आप उस कंपेटिटर की फीस को बेसिकली अभी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ठीक है,
तो आप अगर उसकी फीस को कंसिडर करके अपने प्रॉफिट्स को निकाल रहे हैं और जब आपका प्रोडक्ट वहां पहुंचा और उसकी डायमेंशन और वेट ज्यादा हुआ और वो नेक्स्ट ईयर में चला गया तो फीस बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जो कि बहुत गलत है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन। अच्छा, एक तो ये गलती लोग करते हैं कि वो अपने पैकेज की डायमेंशन और वेट को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते हैं और कंसिडर नहीं करते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि आप जब भी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं, स्पेशली यूके के केस में, तो आप उसमें वैट इंक्लूड नहीं करते अपनी कॉस्ट के अंदर। ये भी बहुत बड़ा एक बग है, बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, बहुत बड़ा एरर है कि आप क्या करते हैं, आप सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं अपनी रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर। जबकि मैंने बार बार अपनी वीडियोस में बताया और तमाम ट्रेनर्स ये आपको बताते हैं कि जो भी आपने सेलिंग प्राइस डिसाइड की है अपने प्रोडक्ट के लिए, उस सेलिंग प्राइस का 7.5% जो कि आपका फ्लैट स्कीम वैट है, जो स्टार्ट में आपको लेना पड़ता है, डे वन से ऑब्वियसली नहीं, जब आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तो क्यों ना पहले से ही उस प्राइस को आप इंक्लूड कर लें ताकि आपके पास अगेन एक कुशन हो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने का। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो भी सेलिंग प्राइस आपने रखी है उस सेलिंग प्राइस का 7.5% जो भी अमाउंट बने वो आपने कॉस्ट में ऐड कर लेनी है, लाजमी, जो कि लोग नहीं करते हैं। अच्छा, उसको क्यों कॉस्ट में ऐड करने का कहा जाता है कि ऑब्वियसली जब भी आपने वीएटी पे करना है 3 महीने का एचएमआरसी को, तो आपने अपनी पॉकेट से तो नहीं करना ना, आपने कस्टमर से लेके पे करना है एचएमआरसी को। तो अगर आप कस्टमर से ही चार्ज नहीं कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट में ही उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हाउ वुड यू पे दैट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, फ्रॉम योर ओन प्रॉफिट्स? ये बिल्कुल गलत है। तो एक तो ये गलती दूसरी जो हमने देखा कि बहुत अमूमन की जाती है। तीसरी और बहुत ही माइनर और बहुत ही बेसिक मिस्टेक ये है कि आप यूएसडी में आपको रेट मिल रहा है अलीबाबा से या जो भी सोर्स है आपका वहां से अमूमन, और आप क्या करते हैं, आप उस यूएसडी को जीबीबी में, अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं जीबीबी में कन्वर्ट किए बगैर, या अगर कनाडा में सेल कर रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट किए बगैर डायरेक्टली आप उसी यूएसडी के अमाउंट को एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। तो प्लीज इसको भी नोट करें, इसको भी जरूर देखें कि आपने पहले उसको जो रेलिवेंट करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना है और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड करना है, क्योंकि वो जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है वो उस मार्केट का है, यूके की मार्केट का रेवेन्यू कैलकुलेटर है, और वो सारी जितनी प्राइस कैलकुलेशन दे रहा है वो जीबीपी के अंदर दे रहा है। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डाल देंगे यूएसडी के अंदर तो ऑब्वियसली वो सारा कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनका आपने बेहद ख्याल रखना है, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को और आपके जो एफबीए फीस है उसको मैनेज करती हैं। और एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप ये कोशिश करें, प्लीज आप ये कोशिश करें कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 35 से 40% तक लेके जाए रादर देन 25%। उसकी रीजन क्या है? देखिए, कोई भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर सबसे अहम जो एक्सपेंस है उसको इंक्लूड ही नहीं करता, और वो क्या है? वो है पीपीसी का एक्सपेंस, जो कि ऑन गोइंग है, डे वन से आपके साथ शुरू होना है और टिल द एंड वो पीपीसी आपके साथ रहती है। मैंने आज तक कोई ऐसा प्राइवेट लेवल सेलर नहीं देखा जो ये कहता हो कि मैं पीपीसी रन ही नहीं करता और मेरी लिस्टिंग बेहतरीन चल रही है और रैंक्ड है। वो तभी होता है जब आपने एक टारगेट अचीव ना करना और आप कहें बस ठीक है 1 सेल आ जाए 2 सेल आ जाए, मैंने एक्सपेंस नहीं करना, मैंने पीपीसी नहीं चलानी, तो वो वर्थ इट नहीं है वो स्ट्रैटेजी। जो भी स्ट्रैटेजी हो जिसके अंदर आपने वॉल्यूम सेल्स लेनी है उसमें पीपीसी एक मैंडेटरी पार्ट है। तो पीपीसी का एक्सपेंस क्यों नहीं आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन में ऐड करते? मेरे नजदीक देखें, दो चीजें होती हैं पीपीसी के अंदर, एक होती है एकॉस और एक होती है रियल एकॉस या टैकॉस। एकॉस क्या होती है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी आपने कितने पैसे पीपीसी पे स्पेंड करके उसके अगेंस्ट कितनी सेल्स ली। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो कि पीपीसी का सेगमेंट आगे जाके इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें हम बात करेंगे। बट अभी सिंपली समझ लें कि एकॉस क्या होती है और टैकॉस या रियल एकॉस क्या होती है, कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स पे आप डिवाइड करते हैं अपनी पीपीसी की स्पेंडिंग को। एकॉस में आप उन सेल्स पे डिवाइड करते हैं जो पीपीसी से आई हैं, और रियल एकॉस में आप तमाम सेल्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक सेल्स आप उस पे डिवाइड करते हैं, आप डिवाइड करते हैं स्पेंडिंग को उस नंबर ऑफ सेल्स पे।
तो आपकी रियल ए कॉस्ट आती है। तो आप रियल ए कॉस्ट को कंसिडर करें। एटलीस्ट शुरू में आपकी जो रियल ए कॉस्ट है, एटलीस्ट अच्छी से अच्छी भी अगर आप पीपीसी चला रहे हैं तो वो 15% है। एटलीस्ट बता रहा हूं मैं आपको, वरना 30-40 तक जाती है। आप 15% भी अगर उसको इंक्लूड करें अपने एक्सपेंस को, तो आपका वो प्रॉफिटेबिलिटी में से ही जाना है ना, और वो कहां से जाएगा? तो आप अगर 40% मार्जिन पे एक प्रोडक्ट कर रहे हैं और 15% आपने रियल कॉस्ट उसमें से पीपीसी का एक्सपेंस निकाल लिया हुआ है, तो जाके 25 या 20% आपको बचेगा। और अगर वो 15-20% पे या 25% पे जाती है, तब भी आपको 15% नेट प्रॉफिट बचेगा। तो प्लीज आप कोशिश ये करें कि आप 40% तक जाएं। और इन सब चीजों में सबसे अहम आपके लिए एफबीए फीस को मैनेज करना है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आप अपनी एफबीए फीस को रिवाइज भी करवा सकते हैं अमेजोन से। एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं क्यूबी स्कैन, CUBI स्कैन, क्यूबी स्कैन। ये QB नहीं है, ये CUBI है। क्यूबी स्कैन का केस आप ओपन करके अमेजोन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी फीस मेरी डायमेंशन और वेट के हिसाब से ज्यादा है, आप प्लीज इसको रिकंसिडर करें। एंड मेक श्योर उसमें फीस कम भी हो जाती है, सेम भी रहती है, और समटाइम बढ़ भी जाती है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो ये एक रिस्क है जो आप ले सकते हैं, बट इफ यू वांट। लेकिन सबसे पहले आप ये करें कि आपके कंपेटिटर से आपकी डायमेंशन और वेट कम हो, ताकि आपको ये श्योर हो कि मेरा कंपेटिटर इस वेट और डायमेंशन के साथ ये फीस पे कर रहा है। तो आप केस फाइट कर सकते हैं उसका रेफरेंस देके अमेजोन से कि मेरी डायमेंशन इससे कम है तो मुझे क्यों ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, और आप क्यूबी स्कैन को एंगेज करवा सकते हैं। आई होप इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन को एग्जैक्ट मुहैया करने के लिए, और उस ये देखने के लिए कि हम कोई ऐसी गलती ना कर रहे हो कि जो हिडन है और हमें नज़र नहीं आ रही है। कोई भी सवाल आपको इससे रिलेटेड हो, आप पूछना चाह रहे हैं कि एफबीए फीस को हम कैसे मजीद मैनेज कर सकते हैं, या आपको कोई बात समझ नहीं आई है, तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन सेंड मी अ मैसेज इन माय फेसबुक मैसेंजर। और इस वीडियो के एंड में और आने वाली हर वीडियो के एंड में अब मैं आपको एक लिंक भी दूंगा जो कि www.enablers.org/rd है। आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एनेबलर्स जो है उसकी जितनी भी R&D की वीडियोस हैं, वो सारी वीडियोस अब इस पेज पे आपके लिए अवेलेबल है। और आपके लिए अब एक ईज मजीद क्रिएट कर दी गई है फ्रॉम एनेबलर्स कि आप R&D डिपार्टमेंट की तमाम वीडियोस को एक सीक्वेंस में देख सकें, और हमने उसको अलग से पब्लिश कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।